जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 के लिए। और आज का आपका बहुत ही शानदार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, भारत के निर्वाचन आयोग। आपके टॉपिक में आपके जो है सिलेबस में लिखा हुआ है ये कंटेंट है ना। और आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। इसका गठन पढ़ना है, कार्य क्या है, सुधार क्या है, चुनौतियाँ क्या है और महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है। बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो है आज वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको मालूम है ट्रेंड की, सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी करते हैं, देन उसके बाद अपन जाते हैं एमसीक्यू सेशन की ओर। तो पहले थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहले ही लाइन से आपका क्वेश्चन बन गया, पूछेगा जो है निर्वाचन आयोग कैसा निकाय हो, तो संवैधानिक निकाय है। निकाय कई प्रकार के होते हैं, संविधिक भी ऑप्शन में रहेगा, तो संविधिक नहीं संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद में बाकायदा वर्णन है। ये देखिए कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक आपका जो है निर्वाचन आयोग वर्णित है। और कौन सा भाग कहलाएगा, तो भाग आपका 15 कहला जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनने वाला है मेरे भाई। अगला देखिए, भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का प्रशासन करता है। मतलब कि आपके ये कौन कौन से चुनाव करवाता है, आपके लोकसभा के चुनाव ये करवाता है, जो आपके राज्यसभा के चुनाव ये करवाता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में तो चुनाव ही नहीं होता, सॉरी, नॉमिनेट होते हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। राज्यसभा का एक अलग प्रोसीजर है। लोकसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यही करवाता है। इसके अलावा आपका विधानसभा, जो आपके एमएलएज बनते हैं ना, जो विधायक बनते हैं, तो सीधे सीधे समझिए लोकसभा मतलब आपका प्रधानमंत्री बनने वाला जो चुनाव होता है लोकसभा के लिए, जिसमें आपके एमपी बनते हैं मतलब सांसद बनते हैं। और एक विधानसभा का जो मुख्यमंत्री आपके राज्य में बनते हैं, उसके लिए भी यही चुनाव करवाता है भारत निर्वाचन आयोग। जो विधायक आप चुनते हैं वो भी यही करवाता है। लेकिन एक पॉइंट बहुत याद करने वाली है कि जो आपके लोकल बॉडी होती है ना, जैसे पंचायत हो गया, आपका नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल जिसको कहते हैं अपन, लोकल लेवल के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भारत निर्वाचन आयोग आपके लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवाता। तो कौन करवाता है, तो आपके लोकल बॉडीज जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, इसके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग से अपॉइंट होता है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है, ठीक है। और वीडियो का कंटेंट ऑथेंटिक लगे, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना है आपको। अगला पॉइंट अपन देखते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना तो अपन ने देखा ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जरूर याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराना होता है, ताकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका होने वाला है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। एक मिनट, आगे क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यह भी बड़ा ही प्यारा फैक्ट बन जाता है। आपका आर्टिकल 324 क्या कहता है, तो यह आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 324 या आर्टिकल जो 324 है वो चुनाव का जो अध्यक्ष होगा वो कौन, भारतीय चुनाव आयोग ही होगा, भारत निर्वाचन आयोग। निर्देशन भी करेगा ये, मतलब उसी के आदेश में सारा कुछ चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और नियंत्रण भी इसी का रहेगा इसमें। इस टाइम पे कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं होता भाई। जब चुनाव होता है ना, आचार संहिता लगी होती है, तो बड़ी ही पावरफुल बॉडी होती है आपका जो है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो भी कह लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं आयोग का गठन क्या होता है। देखिए गठन का थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं अपन। मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। मतलब पहले जब ये बना था ना, तो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य होता था और वो होता था मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो चुनाव आयुक्त। सबके बारे में भी देखेंगे डिटेल में, आप देखते जाइए वीडियो। दो चुनाव आयुक्त होते हैं अलग से, ठीक है। उपायुक्त कह सकते हैं या चुनाव आयुक्त, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होता है, एक ही बंदा, ज्ञानेश कुमार है। अभी देखेंगे अपन डिटेल में पूरा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हल्के में मत लेना। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए।
अब पता चला वो 62 वर्ष की आयु में बन रहा है, तो आप बोलोगे 6 वर्ष उसका जो है कार्यकाल होगा, तो नहीं, अगर वो 65 साल का हो जा रहा है 3 साल के बाद, तो रिटायर हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, ठीक है? तो इसका जो है कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तब तक का रहता है। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ज़रूर आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय करते हैं एक्चुअली में, है ना? कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ठीक है? ज़रूर याद रखेंगे। और जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो कौन से स्थान से आती हैं, कौन सी जनजाति से आती हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। देखिए, शक्तियाँ और कार्य, पावर एंड फंक्शन इसका देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतलब एक लिमिट बनाना कि जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का कितना सीमा होगा। आप देखते हो ना, लोकसभा का सीमा बहुत बड़ा होता है, पूरा जिला आ जाता है, जबकि विधानसभा का जब चुनाव होता है विधायकी वाला, तो एक जिले में 2-3 एरिया आ जाते हैं, तो लोकसभा वाला बड़ा होगा, विधानसभा वाला चुनाव छोटा होगा। ये सब छोटा बड़ा क्षेत्र के हिसाब से ये सब निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता सूची, जो वोटर लिस्ट होता है, कौन वोटर लिस्ट योग्य है, कौन अयोग्य है, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। और इसी पर अभी राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, इसी वोटर लिस्ट पर, कि फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा बीजेपी को जिताने के लिए, ठीक है? ये सीधे सीधे राहुल गांधी का आरोप है। तो बिल्कुल इनको जो है निष्पक्ष होकर बताना चाहिए सारी चीज़ें। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन जो है आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो साहब हैं हमारे श्रीमान जी, वो क्या कहते हैं कि कैमरा क्यों लगा होता है वहाँ पे? क्या, ताकि निष्पक्षता रहे भाई। कभी अगर सवाल उठे निर्वाचन आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, तो कैमरा में बता सके कि ऐसे-ऐसे चुनाव की पद्धति है। तो आके बयान क्या दे रहे हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी, कि क्या महिलाओं की प्राइवेसी वहाँ से भंग नहीं हो जाएगी कि कहाँ वोट डाल रहे थे? अरे वहाँ कपड़े चेंज थोड़ी करने गई हैं, वो जो है चेकिंग रूम या चेंजिंग रूम है क्या वो? वो तो वोट डालने गई हैं ना, तो कहाँ से प्राइवेसी उनकी भंग हो जाएगी? आपने कैमरा ही क्यों लगाया है फिर? तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम निष्पक्षता होनी चाहिए, जो कि इस समय थोड़ा-सा डाउटफुल मुझे भी लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, हमें पूरा भरोसा है हमारी न्याय प्रणाली पर, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, चुनाव की तिथियां और कार्यक्रम ये सब यही बनाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता भी यही देता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन भी यही करता है। जैसे आप जानते हैं ना, बीजेपी का कमल है और कांग्रेस का हाथ का पंजा है, कम्युनिस्ट पार्टी का अलग है, आम आदमी पार्टी झाड़ू लगा रही, खुद ही साफ हो जा रही है इस समय, इस टाइप का है ना, सारे चुनाव चिन्ह यही देता है। बसपा का हाथी है, साइकिल आप जानते हैं, साइकिल यूपी में चलती है, ठीक है? देखिए, आचार संहिता भी लागू करते हैं। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू कराना और उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी यही करती है। चुनाव पर्यवेक्षण, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और चुनाव विवादों का निपटारा, चुनाव से संबंधित विवादों को सुलझाना भी इसी का काम है। इससे नहीं सुलझता तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट तो है ही, ठीक है? अब इतना शानदार हमने जो है ये थोड़ा-सा थ्योरी पोर्शन किया है, जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा, है ना? इंक्रीज़ किया ही होगा। अब इसके बिहाफ़ पे हम बहुत सारे इस टॉपिक से एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा का पैटर्न है। आप वर्ग 3 नहीं, आप एमपीपीएससी में बैठ जाना इसको देने के बाद, यूपीएससी में, यूपीएससी बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस वगैरह में, यूपीएसआई, एमपीएसआई कहीं भी बैठ जाना, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल क्लास है। लेकिन वर्ग 3 को टारगेट करके मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, अभी और पुरानी वाली। और सारी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो डली हैं सब देख डालिए, सब बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। हालाँकि सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं वो उनका कल्याण हो जाए, इतना ही बहुत है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था ना कैसा निकाय है। तो भारत का निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, संवैधानिक निकाय है, ठीक है? संवैधानिक निकाय है। व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल में है ना, आपके अनुच्छेद 324 में वर्णित है ये कौन से भाग में है, तो आपका भाग यहाँ पर 15 हो जाएगा। और आर्टिकल 324 से 329 तक याद रखना कंठस्थ एकदम। अगला है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं।
वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला साहब हैं। और इनकी सीट कौन सी है? तो कोटा सीट से आते हैं। और कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। चंबल कहाँ से निकलती है? तो महू इंदौर से निकलती है, जहाँ पर जाना पांव की पहाड़ी है। जाना पांव की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। और महू में किसका जन्म हुआ था? तो हमारे जो भारतीय मनु कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में। और महू का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं हमारे। और नरेंद्र मोदी साहब जो है ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अपन देख चुके हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया, उपाध्यक्ष और सीईओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा बहुत आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप जो है चुनाव जो है अपने परीक्षा में सफल होंगे। अगला है, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में अभी जो है ज्ञानेश कुमार है। यह जानकारी जो है बदल भी सकती है। आप जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ज्ञानेश कुमार है। नवीनतम जानकारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को इस पदभार को संभाल लिया है। जरूर याद रखेंगे। 25वें कौन थे? तो किनका स्थान लिया है ये भी याद रख लीजिएगा। राजीव कुमार का स्थान लिया है ज्ञानेश कुमार ने। दोनों कुमार कुमार हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। देख चुके हैं ऊपर, है ना। सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पद से हटाया जा सकता है? उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश को हटाया जाएगा। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है। जो वहाँ पर न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन न्यायाधीश जिस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। जरूर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये विशेष बहुमत क्या होते हैं, ये सब पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। कदाचार वगैरह क्या होते हैं वो सब पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग देखिए, ठीक। अगला है, निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता? राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति का करवाता है, राज्य के विधानमंडल का भी करवाता है। लेकिन मैंने बताया आपको, स्थानीय निकाय लोकल बॉडी जैसे पंचायत और नगर पालिकाएं, इनका चुनाव बिल्कुल भी नहीं करवाता, मैं बता चुका हूँ। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था मेरे भाई, और 1982 में हुआ था। और कौन सी विधानसभा थी? परूर विधानसभा। बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ डिटेलिंग भी जहाँ पर देना जरूरी है वहाँ पर दे रहा हूँ मैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऑथेंटिक कंटेंट लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा जरूर से। परूर विधानसभा में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, देख चुके हैं अपन। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है ना, ठीक है। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, देख चुके हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? तो सभी हैं, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बनता है आपका, किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है? 324 आर्टिकल नंबर हम देख चुके हैं ना। अगला है, राजनीतिक दलों को चिन्ह, चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग ही देता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, आपको डिटेल से बता रहे हैं हर चीज। सुकुमार सेन को जरूर से आपको याद रखना है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इनका टाइम पीरियड 1950 से 58 तक था, तो बड़े लंबे कार्यकाल के लिए आए थे। अगला है, चुनाव आयोग के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? टोटल 3 सदस्य हैं, 1+2 के हिसाब से। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होंगे। आज की तारीख मतलब 27 अगस्त 2025 को ये PDF बन गया था, के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग के 3 सदस्य थे, ठीक है।
एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार है, और अन्य चुनाव आयुक्त जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एक का नाम है, और एक का नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। तीनों के नाम याद रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम याद रखेंगे और दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको, करंट से रिलेट करके, है ना। ऑथेंटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, पेड कोर्स वगैरह में भी ऐसा आपको कंटेंट नहीं मिल सकता। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भाई जब हटा ही रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हिसाब से, तो वेतन भी तो वैसा ही देंगे ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हिसाब से। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का पूरा नाम क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पूरा फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। यह एक मशीन है जो मतदाता को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है कि नहीं। आप वोटिंग डालने जाते होंगे तो जैसे आपने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी का वहाँ पे फोटो आ जाएगा, कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस का वहाँ पे फोटो आ जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? 326 अनुच्छेद याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संबंधित है, मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होता है इसका मतलब, आर्टिकल 326 याद रखेंगे। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसमें मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो जरूर याद रखेंगे आपको, ये संविधान संशोधन है 61वें नंबर का संविधान संशोधन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, कुछ संविधान संशोधन बता देता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए, जैसे एक संविधान संशोधन आपको मिलेगा 101वें नंबर का संविधान संशोधन, जो कि आपको जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है 101वें नंबर का संविधान संशोधन, जरूर याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अब। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लीजिए, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? भाई राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं देते। अगला है, चुनाव में आधार आचार जो है संहिता, आदर्श आचार संहिता कौन लागू करवाता है? निर्वाचन आयोग, देख चुके हैं। नोटा का विकल्प पहली बार कब आया था? तो नोटा का विकल्प पहली बार 2013 में आ चुका है, नोटा का विकल्प जरूर याद रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 2013 में नोटा का विकल्प आया था। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है नोटा का, नोटा का मतलब तब होता कि अगर आपके एरिया में 50% से ज़्यादा नोटा पर वोट अगर पड़े हैं तो आपके एरिया में चुनाव कैंसिल हो जाएंगे, और जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो सभी उम्मीदवार ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे, मतलब आपको जनता ने सरे से नकार दिया। इसका मतलब तो ये आपको पसंद ही नहीं कर रहे हैं लोग। 50% नहीं बल्कि इसको आप कर दीजिए 70% भी कर दीजिए। अगर 70% नोटा को पढ़ रहे हैं तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, 50% में चुनाव कैंसिल कर दीजिए। ऐसा कुछ सिस्टम हो तब तो नोटा का मतलब है, नहीं तो नोटा का क्या मतलब है फिर। 2013 में अब इंदौर में सबसे ज़्यादा इस बार नोटा में वोट पड़े थे। अगला है, लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग ही कराता है भाई। लोकसभा, राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा कौन? विधानसभा, विधानमंडल, इन सब के चुनाव की जिम्मेदारी आपके निर्वाचन आयोग की ही होती है, ठीक। अगला है, चुनाव आयोग के पास किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक, ये तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के, राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। और हटाने का प्रक्रिया कैसे होगा, किसके हिसाब से? तो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बोलने वाली बात नहीं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे है, तो जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। और मुंबई जो है, मुंबई को जो है अंग्रेजों ने किससे ग्रहण किया था? तो पुर्तगालियों से ग्रहण किया था, जरूर याद रखेंगे, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और आप मुझे बताएंगे कब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? घोषणा तो 1911 में की गई थी, लेकिन दिल्ली बन कब गई थी राजधानी? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। अगला है, चुनाव आयोग के खर्चों को कहाँ से वहन किया जाता है? भारत के संचित निधि से चुनाव आयोग के खर्चों का वहन किया जाता है। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी एस रमा देवी, लिख लीजिए, रटे जो है छपेगा ये क्वेश्चन, रट लीजिए इसको।
क्योंकि आपके सिलेबस में है महिलाओं की भागीदारी, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। वीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। जरूर याद रखिएगा वीएस रामा देवी का नाम। और 1990 में वे कुछ समय के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी। और बड़े शर्म की बात है, आज तक महिलाओं को जस्टिस देने वाला सुप्रीम कोर्ट इसकी पहली अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। पहली महिला न्यायाधीश तो बन चुकी हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के चांसेस है बेला बेला त्रिवेदी या बेला त्रिपाठी करके एक है न्यायाधीश उनका, बाकी है नहीं अभी तक कोई। बड़े शर्म की बात है भाई ये। और महिलाओं को ये 50-70 साल से जस्टिस दे रही सुप्रीम कोर्ट, तो इस विषय में भी सोचना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो उम्मीदवारों, देखिए चुनाव की तारीख तो घोषित करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता ये देता है। चुनाव के उम्मीदवार का चयन और चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, तो चयन थोड़ी ना ये करेगा भाई, चयन तो पार्टी करेगी, ये थोड़ी ना चयन करेगा। चयन करना तो पार्टी का काम है। ये तीनों काम इसके हैं, ये वाला काम चुनाव आयोग का नहीं है। ठीक है। अगला है कि संवैधानिक संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला है। तो 70वां संविधान संशोधन है, डायरेक्ट याद रखेंगे। 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला हुआ है। जबकि ये क्या है, ये यूटी हैं, यूटी। लेकिन यहाँ पर जो है अधिकार मिला हुआ है, जरूर याद रखेंगे। 1992 का 70वां संविधान संशोधन। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों को कौन हटा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाते हैं। जरूर याद रखिएगा, जो अन्य दो हमने पढ़े थे ना उनको। लेकिन अगर बात करी जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति। लेकिन अन्य दो जो हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, याद रखेंगे। मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है? भैया निर्वाचन आयोग ही करेगा ना। अगला है, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की क्या शर्त होती है? तो आपका शर्त होता है उपरोक्त सभी। देखिए क्या क्या होता है, 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 4 सीटें कम से कम आपके पास खाते में हों। लोकसभा में कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों से आपको हासिल किया हो, आपने हासिल किया हो, तभी आप निर्वाचन आयोग आपको एक राष्ट्रीय दल का दर्जा देगा। और अभी अभी दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को, तो जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता करने की क्या शर्तें हैं? तो इसमें देखिए ए है नंबर, राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें अगर मिल जाती हैं तो उसको राज्य स्तर का जो है राजनीतिक दल घोषित कर देता है चुनाव आयोग। तो दोनों के विषय में आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, जो आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, इसको क्या कहते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित दिशा निर्देश कौन जारी करता है? किस संबंध में जारी की जाती है? तो चुनाव में अनुशासन बनाए रखने के लिए बिल्कुल इसीलिए जारी की जाती है कि पैसा वैसा ना बटे, है ना, फालतू में, क्योंकि पैसे देकर भी वोट वगैरह खरीदे जाते हैं। लोग जो है प्रचार करना बंद कर देते हैं, पार्टियां फालतू में प्रचार कर करके लोगों को परेशान ना करें। सरकार के कामकाज भी करने होते हैं, इस बीच में 4-5 दिन पहले सरकार अपना जो है बॉडीज़ को भेजने लगती है चुनाव वगैरह करवाने के लिए, यहाँ वहाँ भेजने लगती है। तो इसलिए इनके जो है चुनाव प्रचार के कारण डिस्टर्ब होगा इनका कामकाज। और व्यापार नियमों के लिए भी मैंने आपको बताया, तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा क्या? नहीं होगा मेरे भाई। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी। चुनाव आयोग का अनुशासन बनाए रखने के लिए, सरकार के कामकाज के लिए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सरकार के कामकाज के लिए बिल्कुल नहीं होगा। क्या है, इंटरप्ट हो गया था, बच्ची आ गई थी, इसलिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान रहेगा मेरा। ठीक है, तो माफ़ करिएगा इसके लिए, छोटी सी गलती है। क्या है, जीभ में हड्डी नहीं होती भाई, तो क्या कर सकते हैं आप, है ना। आप भी समझते हैं कि कभी कभी जो है स्लिप हो जाती है, हमारी जो टंग है वो स्लिप हो जाती है। ध्यान मेरा दूसरी तरफ था, इसीलिए आपको कहता हूँ कि परीक्षा में पूरा का पूरा, अच्छा ये एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है आपके लिए, कि परीक्षा में जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो पूरा का पूरा ध्यान आप यहीं स्क्रीन में रखिएगा। अन्यथा आपका थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ ना तो आप उपरोक्त सभी लगा देंगे। उपरोक्त सभी दिखा नहीं आपको कि आप लगा देंगे, बिल्कुल ये आपको नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है आपको। मेरे साथ जब ये हो सकता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, मेरे साथ जब ये हो सकता है, और मैं आज 10 साल से यही कर रहा हूँ, 10 से 12 साल मेरे को हो गए यही करते। मेरी एकेडमी भी है यहाँ पर लोकल शहडोल में।
मैं 10 से 12 साल से आज यही कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। ये वही बात है ना कि जो साइबर फ्रॉड है ना, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखों के साथ हो जाता है, अगर वो ध्यान ना दें तो। तो आप अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी ध्यान से आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, नहीं तो आप गलती कर ही बैठेंगे। तो चलिए, ये ज़रूर आप याद रखिएगा, आपके लिए सीख है भाई, सीख है ये, और मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है? देखिए फिर से ये प्रश्न करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता किस लिए जारी की जाती है? तो चुनाव में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी की जाती है बस। व्यापार नियमों से इसका क्या लेना-देना होगा यार? सरकार के काम-काज से इसका क्या लेना-देना होगा? मैं आपको समझा भी रहा था और ध्यान मेरा बेटी की साइड था, जो है हमारी भतीजी है मेरी, और जो है यहाँ पर मैं आपको समझाया जा रहा था। हालाँकि उसको ले गई, वो अचानक से आ गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था पंखा लग रखा हुआ है टेबल पे, तो पंखा गिर ना जाए उसके सिर पे, और मैं यहाँ पे उठ नहीं सकता था, क्या है चूँकि क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए, अब इंटरप्ट नहीं होगी क्लास, क्षमा करिएगा, ठीक है? तो सरकार के काम-काज के लिए वो अपना काम-काज करती रहती है। चुनाव में सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुशासन या कुशासन भी लिखा आ सकता है यहाँ पर से बचने के लिए, ठीक है? क्या है, लोग पैसे-वैसे देते रहते हैं ना, वोट-वोट खरीदते रहते हैं। यहाँ तक शायद मैं सही बताया हूँ आपको। वोट-वोट खरीदने की चीज़ें होती हैं और सरकार जो है बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होती है, तो 3-4 दिन पहले आचार संहिता लागू कर देती है और जो है चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है? अब आगे का देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में चुनाव सुधारों की सिफ़ारिश करने वाली समिति का नाम आपको बताना है। तो भारत में चुनाव सुधार कौन-सी समिति लेकर आई थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति का आप ज़रूर नाम याद रखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस वर्ष भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पूरे देश में उपयोग की गई? 2009 के चुनाव में पहली बार यूज़ की गई थी ईवीएम, ठीक? परिसीमन आयोग का मुख्य काम क्या होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना। देखे अपन परिसीमन आयोग क्या करता है, कौन बनाता है इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है, उसके अंदर ही रहता है। और ये जो है चुनाव क्षेत्रों में समय-समय पर जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्र में वृद्धि या कमी दोनों करने का अधिकार परिसीमन आयोग को रहता है। ज़रूर याद रखेंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है, भारत में उपचुनाव कौन करवाता है? तो भारत में उपचुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अगर वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी का भी है चुनाव, वो निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे मेन चुनाव हो। अगला है, चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर शांति बनाए रखने का काम किसका है? तो पुलिस और चुनाव आयोग, इन दोनों का काम है मेरे भाई, ठीक है? पुलिस का भी है और चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग जो है निरीक्षक नियुक्त करता है और पुलिस लोकल, तो वो तो करेगी ही ना, तो दोनों का काम रहता है, लोकल रूप से पुलिस करती है। अगला है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष आया था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1991 में आया था। डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जरूर याद रखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1951 में आया था, जरूर आपको याद रखना है, ठीक है? अगला है, निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराता है? एक बार फिर प्रश्न पढ़िए, कंसेप्चुअल प्रश्न है, फिर से पढ़िए। निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में भी, किसी-किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, इसका आर्टिकल आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो इसका उत्तर है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भाई। निर्वाचन आयोग अपने विवेक पर चुनाव कराने का निर्णय लेता है, ना कि किसी की सलाह पर। वो सलाह देता है, सलाह लेता नहीं है, ठीक है? अगर उसको लगेगा कि वहाँ पर चुनाव करवाना है तो वो करवाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या चुनाव पूछ-पूछ कर करवाए जाएँगे, निर्णय पूछ-पूछ कर दिए जाएँगे। निर्वाचन आयोग जो है इनसे प्रधानमंत्री से क्यों सलाह लेगा वो? राज्यपाल से क्यों सलाह लेगा वो? उसको लगेगा अगर, तो वो चुनाव करवा देगा, ठीक है? अपने विवेक के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए? देख चुके हैं अपन, ठीक है? विशेष बहुमत क्या होता है? पिछले क्लासेस में अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय चुनाव आयोग का हिस्सा नहीं है? तो चुनाव आयोग का एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये होते हैं क्या? और जिला निर्वाचन अधिकारी, ये तो राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होते हैं, जो है चुनाव आयोग का हिस्सा ये नहीं होते हैं भाई। जो चुनाव आयोग है उसका हिस्सा राज्य के निर्वाचन आयुक्त नहीं होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक अलग निकाय होता है, मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है, ये स्थानीय निकाय के चुनाव करवाते हैं। ये जो है उसका भारत के चुनाव आयोग से लेना-देना नहीं है, हालाँकि वो उसके अंडर में ही रह के काम करता है, लेकिन वो एक अलग ही निकाय है, अलग बॉडी है, ये ज़रूर याद रखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकता है ये प्रश्न। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित कौन-सा अनुच्छेद नहीं है? तो आपका 330 नहीं होगा ना, क्योंकि 330 अनुच्छेद जो है लोकसभा में एससी-एसटी के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? अरे यार, ये बेटी फिर से आ गई। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली में कौन-सा सिद्धांत अपनाया गया है?
तो फास्ट पास्ट द पोस्ट सिद्धांत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों के दोनों सिद्धांत आपके भारतीय निर्वाचन प्रणाली में अपनाए गए हैं, तो जरूर जरूर आपको याद रखना है। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपको याद रखना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव फास्ट पास्ट द पोस्ट, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से होते हैं, जरूर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को कौन आयोजित करता है? तो निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ए और बी ये दोनों एक ही तो है भाई, एक ही तो है। ये राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव को कौन आयोजित करता है, तो ये दोनों एक ही हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही इन चुनावों का आयोजन करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, अगर यहाँ पर देखिए, अगर बहुत अच्छा उत्तर अगर चाहिए तो केंद्रीय चुनाव आयोग आपका उत्तर हो सकता है। व्याख्या में हालांकि मैंने दिया हुआ है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ही इन चुनावों का आयोजन करता है, लेकिन उत्तर तो दोनों होगा ना, निर्वाचन आयोग भी होगा। ये क्वेश्चन डाउट में आपका चला जाएगा, ये PYQ है एक्चुअली में, ज्यों का त्यों मैंने उठाकर इसमें डाल दिया है। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को कौन आयोजित करता है? तो निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग, ये दोनों करते हैं ना, तो इसमें ए और बी दोनों उत्तर माना गया था इसका। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर इसका कौन सा होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग ही इसका मेरे हिसाब से उत्तर होगा, उसी हिसाब से व्याख्या भी मैंने इसका डाला हुआ था। ठीक है, अगला है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार के चुनाव कराता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल, इनके कराता है भाई चुनाव, हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव भी करवाता है। राज्यसभा भी आता है, तो आप लगाएंगे चुनाव आयोग ही, राज्य चुनाव आयोग वगैरह नहीं लगा दीजिएगा। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? संसद करती है भाई, संसद। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, ना कि इनके जो है सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं, संसद 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 किससे किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, ज्ञानेश कुमार है, अभी देख चुके हैं अपन। अगला है, यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया जाए तो क्या होता है? वह राज्य स्तरीय दल बन सकता है। ठीक है, राज्य स्तरीय तो बन ही सकता है ना राष्ट्रीय दल का, अगर उससे दर्जा छीन लिया जाए तो। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार EVM का इस्तेमाल 1882 केरल में हुआ था, परूर विधानसभा उपचुनाव थे, जरूर अपन देख चुके हैं। ऊपर, निर्वाचन आयोग की संरचना का निर्णय कौन लेता है? तो निर्वाचन आयोग की संरचना का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो राष्ट्रपति समय समय पर चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारित करते रहते हैं, जरूर याद रखेंगे। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल जो 326 है, वह अनुच्छेद नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है। और कैसा? एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है आपका, भारत में चुनाव आयुक्तों का रैंक किसके बराबर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, देख चुके हैं। अगला है, चुनाव खर्चों का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी किसके होती है? तो आपकी ए और बी दोनों की, उम्मीदवार और दल दोनों को चुनाव खर्चों का हिसाब देना होता है कि उम्मीदवार कितना, अगर मान लो बगैर किसी दल से, मतलब निर्दलीय जिसको कैंडिडेट कहते हैं, वो अगर खड़ा हो रहा है तो वो अपना तो देगा ही ना, और साथ में दल भी देगा कि भाई मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इनको बतानी होती हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के दल में है, तब भी इंडिविजुअल भी इसको अपना संपत्ति वगैरह बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला है, मतदाता की परिभाषा किस अधिनियम में आई थी? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो आया था, उसी में जो है इसकी परिभाषा आई थी। यह अधिनियम मतदाता सूची को तैयार करने और उसकी पात्रता से संबंधित है। अगला, चुनाव आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है? तो कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित, हटाने की कठिन प्रक्रिया, ये जो है चुनाव आयोग को थोड़ा सा स्वायत्तता बनाते हैं, मतलब एक स्वतंत्र निकाय टाइप का बनाते हैं। ठीक है, जरूर याद रखेंगे आप लोग, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र कहाँ है। अगला है, चुनाव सुधार का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार का संबंध किससे है? उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, चुनाव प्रणाली में सुधार से, उम्मीदवारों की योग्यता से, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। चुनाव आयोग ही ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव कराना, चुनाव के नियमों को बनाना, चुनाव के विवादों को सुलझाना, ये नहीं होते मेरे भाई, सिर्फ चुनाव कराना इसका मुख्य कार्य होता है, जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक,
अगला है निर्वाचन आयोग किस प्रकार के चुनाव नहीं करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका के नहीं करवाता, बाकी सब करवाता है। चुनाव आयोग को किसका पर्यवेक्षण करने का अधिकार है? तो चुनावों का ही करेगा ना, चुनावों का ही। और किसका किसका करेगा? उपरोक्त सभी इसमें आंसर दिया गया है, ऐसा तो होगा नहीं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चुनाव आयोग को किसका पर्यवेक्षण करने का मतलब किसका किसका वो निरीक्षण कर सकता है? अच्छा, हाँ हाँ, चुनाव का भी, राजनीतिक दलों का भी करेगा ना, उम्मीदवारों का। उपरोक्त सभी ही होगा इसका आंसर, चुनाव का, राजनीतिक दलों का, उम्मीदवारों का, सभी का करेगा। एक बार फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। यहाँ जो गलती हो रही है उसको बाद में नहीं दोहराना। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी गलती हो जा रही है तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा ना। चुनाव आयोग किसका किसका पर्यवेक्षण करता है? चुनाव का भी, राजनीतिक दल का भी करेगा ही, कॉमन सेंस है। उम्मीदवार का भी करेगा ही, कॉमन सेंस है, ठीक है। अगला देखिए, चुनाव आयुक्तों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि भारत की जो है वहां से दिया जाता है, देख चुके हैं ऊपर। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 325(5) अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा। राष्ट्रपति हटाते हैं किसके सिफारिश पर? चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी सिफारिश पर अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 324(5) में दी गई है। राष्ट्रपति हटाते हैं, जरूर याद रखेंगे। अगला है, चुनावी बॉन्ड का विनियमन कौन करता है? तो चुनावी बॉन्ड का विनियमन वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा। इसमें चुनाव आयोग नहीं लगा दीजिएगा। तो चुनावी बॉन्ड का जो योजना का प्रबंधन वित्त मंत्रालय करता है कि कहाँ से चुनावी बॉन्ड आ रहे हैं, क्या है, सारी चीजें वित्त मंत्रालय देखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र क्या है? तो केवल केंद्र, केवल राज्य, केंद्र और राज्य दोनों। तो केंद्र और राज्य दोनों है ना, विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव करवाता है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सबके तो करवाता है, लोकल बॉडीज को छोड़ के। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल संसद शामिल होता है इसमें, राष्ट्रपति ये सब शामिल नहीं होते हैं ना, केवल संसद शामिल होता है, जरूर याद रखेंगे, ठीक। और कहीं भी प्रस्ताव आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो चुनाव आयोग के सभी काम है ना, मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करना, चुनाव की तारीख निर्धारण करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ये सब चुनाव आयोग के काम है। अगला है, चुनाव प्रक्रिया में आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। यही होगा, कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं, है ना। अगला है, परिसीमन का क्या अर्थ होता है? तो परिसीमन का अर्थ होता है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का निर्धारण करना, क्षेत्र निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नोटा का क्या महत्व है? तो नोटा मतदाता को यह अधिकार देना है कि वह उम्मीदवार को वोट ना दे। इसका हालांकि कोई मतलब है नहीं, जबरदस्ती में नोटा डाला हुआ है। नोटा का फुल फॉर्म भी आ जाएगा, तो नॉन ऑफ द एबव, याद रखेंगे। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, हम देख चुके हैं, आर्टिकल 324 में है। अगला है, भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था भाई? तो 1980 के दशक में हुआ था। 82 में केरल के परूर विधानसभा के उपचुनाव में हुआ था। 1980 में, जरूर याद रखिएगा, 1980 के दशक में, यहाँ पर दशक पूछा गया है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। दशक मतलब 10 होता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्च की सीमा कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है, याद रखिएगा। लेकिन चुनावी बॉन्ड का जो है नियंत्रण वित्त मंत्रालय के पास होता है। अगला देखिए, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की ही है। वीवीपैट का उपयोग किस चुनाव में किया गया? तो वीवीपैट का उपयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऊपर देख चुके हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऊपर देख चुके हैं सारी चीजें, ये फिर से आपका रिवीजन टाइप का है। बार बार PYQ में पूछे गए हैं ना, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया मैंने, बार बार आप देखो और रिवाइज हो आपका। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है? तो कार्यकाल की सुरक्षा, ये सारी चीजें ऊपर देख चुके हैं अपन। मतदान केंद्र का क्या अर्थ होता है? तो मतदान केंद्र वह स्थान होता है जहां मतदाता अपना वोट डालने जाते हैं। छोटा छोटा, बड़ा से बड़ा, हर क्वेश्चन लिया मैंने। अगला है, यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव को क्या कदम उठाना चाहिए? तो चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। और क्या कदम उठाना चाहिए इसके बाद, ठीक है। अगला है, निर्वाचन, इसके थोड़े से ऑप्शन भी आप देख लीजिए, है ना। चुनाव तुरंत रद्द हो जाता है, चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, चुनाव सामान्य रूप से चलता है, केवल राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु पर ही चुनाव स्थगित होता है। तो ऐसा नहीं है, चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। चुनाव को, जब उम्मीदवार ही नहीं रहेगा तो कहाँ से चुनाव करवाओगे आप। अगला है, निर्वाचन नामावली का क्या अर्थ होता है? तो मतदाताओं की सूची इसका अर्थ होता है। अगला है, निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या का निर्धारण करता है? परिसीमन आयोग बनाता है। चुनावी बॉन्ड
योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना। इसका क्या नाम मतलब होता है? मतलब गुमनाम रूप से चंदा दे देते हैं ना लोग राजनीतिक दलों को, तो वो है चुनावी बॉन्ड। इसके जिसे बाद में सुप्रीम न्यायालय ने इसको रद्द भी कर दिया था। चंदा देने का सिस्टम है ये। फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किस चुनाव में होता है? लोकसभा चुनाव में होता है भाई, फास्ट पास्ट द पोस्ट। प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार किसे दिया गया है? सशस्त्र बलों के जवानों को दिया गया है। याद रखना, प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सेना के जवान प्रॉक्सी वोटिंग के द्वारा देते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिक जो है दे सकते हैं चुनाव वगैरह। और क्या अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है? तो महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाया जाता है भाई, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको हटाया जाता है। अगला है, चुनाव आयोग किसके चुनाव से संबंधित विवादों को सुलझाता है? संसद और राज्य विधानमंडल। नहीं संभलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ही। अगला, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं, ऊपर देख चुके हैं अपन, ठीक है, डिटेल से देख चुके हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है? 327 आर्टिकल नंबर कानून बनाता है, याद रखना, संसद के लिए, ठीक है। अगला है, चुनाव निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो उपरोक्त सभी हैं, देख लिए अपन ने, ठीक है, कार्य वगैरह देख चुके हैं, इसलिए फास्ट चल रहे हैं। अगला है, भारत में चुनावी सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी हैं, ये भी अपन देख चुके हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण का क्या महत्व होता है? तो ए और बी दोनों। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति देना, पंजीकरण करेंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा क्या है, दलों को चुनाव चिन्ह देना, बिना चुनाव चिन्ह के कैसे लड़ लेंगे। दलों को सरकारी अनुदान देना, ये सब कार्य होंगे ही नहीं, ठीक है, ए और बी दोनों होंगे। अगला है, चुनाव याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों जगह की जा सकती है, ठीक है, बी और सी दोनों उत्तर होगा। डिटेलिंग देखिए, चुनाव संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती है। ईवीएम का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम बी हनीफा ने किया था ईवीएम का आविष्कार, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किस प्रणाली पर आधारित हैं? तो फास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इससे जो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इसमें लोकसभा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। अगला है, निर्वाचन आयोग के फैसलों के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में की जा सकती है, देख चुके हैं अपन। अब देखिए, निर्वाचन आयोग में सुधार और चुनौतियां, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो अब इसके हिसाब से अपन कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। बड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। अगला प्रश्न है आपका, चुनाव आयोग में सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया गया? दिनेश गोस्वामी समिति, डायरेक्ट याद रखना है आपको। चुनाव सुधारों के संबंध में सबसे प्रमुख चुनौती क्या है? तो धन का दुरुपयोग सबसे प्रमुख चुनौती है, जरूर आपको याद रखना है, ठीक। अगला है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? तो इसके लिए उठाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया हुआ है। हालांकि इसके लिए अभी कानून भी बनने वाला है, ठीक है। मतलब अगर आपके खिलाफ एफआईआर है, मर्डर का मुकदमा चल रहा है, तो बता दो कि हमारे ऊपर मर्डर का मुकदमा है, बाकी हम चुनाव लड़ लेंगे, नहीं जितवाओगे तो तुमको भी उड़ा देंगे, इस टाइप का बात है वो। अगला है, भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है? तो चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाएं, चुनाव के अपराधीकरण को रोकने के लिए, चुनाव खर्च को नियंत्रित करने के लिए। अगला है, चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना क्या थी? यह पारदर्शिता को कम करती है। भाई छुपा लेते थे। गुप्त दान क्या है भाई? गुप्त दान मतलब क्या होता है? चंदा है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं है? तो राइट टू रिकॉल चुनाव सुधार का हिस्सा नहीं होता है। राइट टू रिकॉल क्या है, सुनिए पहले। अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि ना, उसको वापस बुलाने को राइट टू रिकॉल कहते हैं। हो चुका है भारत में, जो ठीक है, एक बार हो चुका है, एक गांव में हुआ था, लेकिन भारत में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है राइट टू रिकॉल। अगला है, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता के लिए क्या आवश्यक है? तो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, एकदम पारदर्शी, वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, संसदों का निश्चित कार्यकाल, वो तो है ही, ये तीनों हैं हालांकि, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगला है, चुनाव आयोग द्वारा नैतिक आचरण संहिता किस लिए जारी की जाती है? तो नैतिक आचरण संहिता किस लिए जारी की जाती है? उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। नैतिक आचार संहिता उम्मीदवारों की राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, ताकि वे चुनाव में सही तरीके से व्यवहार कर सकें, ये नहीं कि जो है मारपीट कर रहे हैं वहां जाके, ठीक है। अगला देखिए, राजनीति के अपराधीकरण का क्या अर्थ है? राजनीति में अपराधियों का प्रवेश। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह गरीबों को चुनाव लड़ने के अवसर देता है, ये तो हो ही नहीं सकता।
एक मिनट फिर से क्वेश्चन मुझे पढ़ने दीजिए। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह गरीबों को चुनाव लड़ने का अवसर देता है। बिल्कुल भाई, इसका क्वेश्चन को आप समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने वाला है। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन कैसे है ये कि चुनाव खर्च की अगर सीमा नहीं रहेगी तो क्या गरीब आदमी चुनाव लड़ पाएगा? अमीर आदमी ही, अंबानी अडानी जैसे लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे ना। तो एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होने के बाद भी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो गरीब आदमी चुनाव लड़ने का अवसर देता है। चुनाव खर्च में सीमा करने का ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह धन के दुरुपयोग को भी रोकता है। जरूर याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल ये पॉइंट था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगला देखिए, चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर सरकार के साथ अक्सर किस मुद्दे में विवाद हो जाता है? तो मुद्दा ये है आपका, उपरोक्त सभी इसका उत्तर दिया हुआ है। चुनाव की तारीखों का निर्धारण करना, चुनाव आयोग अपने हिसाब से तारीखें निर्धारित करता है, जबकि सरकार अपने हिसाब से जो है तारीखें लाना चाहती है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ये अक्सर करते रहते हैं और चुनावी सुधारों पर सिफारिशें जो है लागू करते रहते हैं। तो चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर सरकार के साथ इन सभी मुद्दों पर विवाद होते ही रहते हैं, तो जरूर याद रखना है। अगला है वन टाइम वोटर रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है? जीवन में एक ही बार वोटर के रूप में मतदाता का पंजीकरण होता है। मतलब जीवन में एक बार मतदाता के रूप में पंजीकरण होगा, उसका फिर पूरी जिंदगी चलता है ना, उसका मतदाता सूची में आ जाता है। तो अगला है चुनावी कदाचार में क्या शामिल होता है? तो मतदाताओं को रिश्वत देना, बिल्कुल। मतदाताओं को धमकाना, बिल्कुल ये भी होता है। भाई या तो पैसे से दो या तो जो है लाठी से दो। या तो चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग, मतलब कहेंगे धार्मिक भावना मतलब क्या है? कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो ये मुस्लिमों का मसीहा बन के आ जाएगा कि मैं ही मुस्लिमों का मसीहा हूँ, मैं जब तक पावर में रहूंगा तब तक मुसलमान सुरक्षित हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे, हिंदू उनको मार डालेंगे। हिंदुओं में कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं हिंदुओं का मसीहा हूँ, मुझे जब तक वोट देते रहोगे तब तक जो है हिंदू सुरक्षित रहेंगे, मैं हारूंगा तो मुसलमान काट डालेंगे। ये इस तरह से धार्मिक जो है प्रलोभन दिया जाता है, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, दिमाग उनका खराब किया जाता है और यही भारत में चल भी रहा है और इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अभी जो है जात के नाम पर, धर्म तो छोड़िए, जात के नाम पर पूछेंगे तुम यादव हो, हम भी यादव हैं, हम ही को वोट देना। तुम पंडित हो, हम भी पंडित हैं, हम ही को वोट देना। हम एसटी एससी वाले हैं, हम ही को वोट देना। जात के नाम पर भी बहुत होता है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही बेकार सिस्टम है, इसको जरूर जो है इस पर ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है, धर्म और जात के नाम पर वोट बिल्कुल जो है बड़ा खराब लगता है मुझे। अगला देखिए, चुनाव आयोग में प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली आया है, वीवीपैट का उपयोग, नो योर कैंडिडेट पोर्टल भी आया है, उपरोक्त सभी जरूर याद रखेंगे। नो योर कैंडिडेट पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं? अपने जो कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में जान सकते हैं। वीवीपैट और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, इसके बारे में तो आप समझते होंगे ना। अगला है चुनाव आयोग की प्रमुख चुनौतियों में से एक, राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र कमी क्यों है? यह उम्मीदवार को चयन को प्रभावित करता है, बिल्कुल। यह परिवारवाद को बढ़ाता है, बिल्कुल। और यह राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता है, बिल्कुल। प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए। चुनाव आयोग की प्रमुख चुनौतियों में से एक, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी क्यों है? इसीलिए है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चुनाव उम्मीदवारों के चयन को प्रभावित करता है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए लेकिन बन रहा है। परिवारवाद इसी को कहते हैं, आप देख ही रहे होंगे, परिवारवाद खूब चलता है। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली भी इससे प्रभावित होती है परिवारवाद के कारण, तो वो इससे संबंधित है। ठीक है, वंशवाद को बढ़ावा मिलता है, कहने का मतलब ये है। अगला है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप जब हो जाता है तो ये सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न बनता है। पेड न्यूज़ का क्या अर्थ होता है? तो समाचार जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में धन के बदले प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब कोई उम्मीदवार को भयंकर जो है उनका उसका पब्लिशिंग किया जाएगा, हर न्यूज़ चैनल में वही दिखेगा, हर जो है समाचार पत्र में वही दिखेगा, क्योंकि वो खरीद लेता है चुनाव जो है मीडिया को खरीद लेता है, मीडिया को पैसे देता है ताकि तुम मेरी बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करो लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अखबार, चुनाव, सोशल मीडिया, ये सब आते हैं, तो ये सब पेड न्यूज़ की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मतलब पैसा दे के अपनी जो है बड़ाई करवाना, जिससे लोग प्रभावित हों और मुझे वोट दें। अगला देखिए, चुनाव आयोग ने मतदाता शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्वीप कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो उपरोक्त सभी तकनीकी खराबी, हैकिंग,
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्धता, तो ई वोटिंग में ये जो है दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक, चुनाव आयोग चुनाव सुधार के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है? तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, चुनाव दलों के आंतरिक चुनाव को नियंत्रित कर सकता है, चुनाव खर्च पर कठोर सीमा लगा सकता है। उपरोक्त सभी कर सकता है ये, ठीक है, चुनाव सुधार के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? राइट टू रिकॉल नहीं है, बाकी ये सब चुनाव सुधार की कैटेगरी में आते हैं भाई, आप देख लेना, है ना। अगला है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? ऑनलाइन पंजीकरण, घर बैठे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगला है, राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के समक्ष पंजीकरण क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं भाई? सरकारी अनुदान पाने के लिए? नहीं। चुनाव चिन्ह पाने के लिए? बिल्कुल। चुनाव लड़ने की अनुमति? बिल्कुल। इसके अनुमति के बिना तो लड़ ही नहीं सकते ना, और बिना चुनाव चिन्ह के कैसे लड़ेंगे? ईवीएम में पेपर ट्रेल की आवश्यकता क्यों है? तो ईवीएम में पेपर ट्रेल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसका यह मतदाताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि उनका वोट सही जगह है कि नहीं। आप जिस पार्टी को दिए हो, कांग्रेस के दिए हो तो हत्था आएगा आपके। अगर बीजेपी, ये दिल बन गया, मैं हाथ का पंजा बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो कमल आएगा, बसपा को वोट दोगे तो हाथी आएगा, सपा को वोट दोगे तो साइकिल आएगा। आप जिस उम्मीदवार को वोट डालोगे ना, वो आपकी स्क्रीन में शो होता है एक्चुअली में। और दूसरा आपको क्या कह रहा है, यह हैकिंग को रोकता है। ये नहीं होगा इसका, इसका होगा यह मतदान की सटीकता सुनिश्चित करता है। सटीकता तो तभी आएगी ना जब उसकी जो इसकी फोटो आपके सामने आ जाएगी। आपने जिस चुनाव चिन्ह पर वोट डाला है वो चुनाव चिन्ह आपके सामने आ जाएगा। इसी को कहा जाता है, ईवीएम में पेपर ट्रेल कहा जाता है, ठीक है। ये वीवीपैट में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने बताया, आपको ऊपर बताया था, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आता है, आप जैसे ही वोट डालोगे तो आपको दिखेगा कि आपने किसको वोट डाला है। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए क्या उपयोग किया है? तो प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार। सेना वाले भी प्रॉक्सी वोटिंग करते हैं, ठीक। अगला देखिए, अब इसमें क्या है, आपके सिलेबस में है ना, भारत में निर्वाचन में महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ इलेक्शन वुमेन का। तो महिलाओं को मताधिकार, सफरेज, सफरेज भी कहते हैं वोटिंग राइट को, मताधिकार को कब मिला? 1950 में मिला है, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 1950 में आर्टिकल 326 के तहत है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इसमें है, ठीक है। अगला है, भारत में मतदान करने वाली पहली महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली महिला थी भारत में मतदान करने वाली, जरूर याद रखेंगे। और 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव में मदुरई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो मतदान करने वाली पहली महिला आपको याद रखनी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, आपको जरूर याद रखना है। अगला है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो महिलाओं की सीटों का आरक्षण दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है भी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण नीति, ये सब आया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले आम चुनाव 51-52 में महिला मतदाताओं की भागीदारी 38% थी, जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्ट है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि किस चुनाव के बाद देखी गई? 2014 चुनाव के बाद देखी गई थी, ठीक है। देखिए, 2014 में 62, 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गई हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है, भारत में स्थानीय चुनाव, नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव होते हैं पंचायत के, महिलाओं में कितने प्रतिशत जो है वोटों का आरक्षण दिया है? यहाँ पर 33%, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। ये बार बार इधर क्यों चला जा रहा है यार। 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 1/3 अर्थात 33% वोट जो है सीटें आरक्षित हैं महिलाओं कैंडिडेट के लिए। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा कदम उठाता है? तो ये सारे कदम उठाता है, ठीक है। पिंक बूथ बनाता है, महिला मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान, महिला विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, ये सब कराता है। किस राज्य में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50% से अधिक आरक्षण है? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब में है भाई। और देख लो कहाँ कहाँ पर है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, 50% से ज़्यादा है लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, चुनाव में। अगला देखो, महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि के क्या कारण हैं? तो ये सभी हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शहरीकरण, निर्वाचन आयोग का प्रयास, ये सब हैं, ठीक है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। पिंक बूथ का क्या उद्देश्य है? पिंक बूथ का उद्देश्य है महिला मतदाताओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल देना। पिंक बूथ में सिर्फ महिला कर्मचारी ही रहती हैं, वोट लेने वाली सुरक्षा में सभी महिलाएं ही रहती हैं, और वहाँ महिला ही वोट डालने जाएगी, ठीक है। तो पिंक बूथ्स बनाए जाते हैं कई जगह, जहाँ पे महिला कंफर्टेबल होकर वोट देने जा सकती हैं। अगला है, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को किस नाम से जाना गया? बताया मैंने ऊपर आपको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा आने वाले चुनाव में परिसीमन के बाद।
अगला है भारतीय चुनाव में मतदान का अधिकार महिलाओं को किस आधार पर मिला? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें ना तो आपको लिंग, जाति, धर्म, वर्ग किसी के हिसाब से आपको नहीं देखा जाएगा। आप भारत के नागरिक हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स हैं। अगला देखो, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, सबसे प्रभावी कदम क्या माना जाता है? सीटों पर जो आरक्षण मिला है ना उनको खड़े होने के लिए, वो भी कैंडिडेट बन सकती हैं, तो ये सबसे शक्तिशाली कदम है। लोकसभा में अब तक सबसे अधिक महिला सांसद किस चुनाव में चुनकर आई थी? 2019 में लगभग 78। अभी वाला मुझे बताइए यार, अभी वाला मैं डालना शायद क्वेश्चन भूल गया हूँ। अभी वाला बताइए आप कितने हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। वर्तमान वाले अभी जो लोकसभा चल रही है ना, हाँ, उसमें बताइएगा मुझे कितनी महिला सांसद हैं उसमें, ठीक है। 2019 वाले में तो 78 थी। अगला देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पारित हुआ? 2023 में पारित हुआ है, ठीक है। कौन से नंबर का ये था? 106वें नंबर का संविधान संशोधन था, जरूर याद रखना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। अगला देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवार को टिकट देने में क्या चुनौतियां आती हैं? तो उपरोक्त सभी। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं। इसके अलावा क्या क्या? चुनाव जीतने की क्षमता पर संदेह भी होता है और वित्तीय संसाधनों की कमी भी होती है। लेकिन ये अब बहुत जागरूक हो गए हैं, अब बराबर सीटें मिल रही हैं इनको। अगला देखिए, महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में किस वर्ष बराबर या अधिक हुआ था? 2019 में भाई, याद रखना, 2019 में 67.18% हो गया था महिलाओं का, और पुरुषों का 67.02, मतलब महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया। अगला देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, बहुत बड़ा काम है ये। अगला देखो, महिला मतदाताओं के मतदान के पैटर्न में क्या बदलाव आया है? वे अब अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से मतदान करती हैं, यही आया है भाई, है ना। अगला है, महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या किस बात का संकेत है? तो महिला लोकतंत्र का परिपक्व होना, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र का परिपक्व होना, महिला सशक्तिकरण, निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सफलता, ये सब है इसमें। फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली में महिला उम्मीदवार कम क्यों हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा टिकट न देना, इसीलिए जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया। चुनाव खर्च अधिक होना, पुरुषों का वर्चस्व, ये सभी कारण हैं जिसमें महिलाओं का जो है बहुत कम प्रेजेंटेशन रहता है। अगला है, जेंडर बजटिंग का निर्वाचन प्रक्रिया में क्या महत्व है? तो यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देता है, जरूर याद रखिएगा। जेंडर बजटिंग मतलब ही होता है, जेंडर मतलब महिला ही होगी। जेंडर जहाँ पर आ जाए ना, जेंडर बजटिंग वगैरह, वो महिलाओं पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं का हुआ है। देखिए, भारत में महिला मतदान के रूप में पहचान पत्र जारी करने की पहल कब शुरू हुई थी? 1996 में शुरू हुई थी मेरे भाई, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि मतदाता पहचान पत्र 1996 के बाद से फोटो शामिल करना अनिवार्य हो गया, जिसमें महिला मतदाताओं की पहचान जो है करना आसान हो गया था। अगला है, महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा नारा सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ था? तो ये था, मेरा वोट मेरी ताकत, माई वोट माई राइट, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुआ था। हर तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए। अगला है, वन टाइम वोटर रजिस्ट्रेशन की सिफारिश किस समिति ने? तरकुंडे समिति वन टाइम वोटर रजिस्ट्रेशन की सिफारिश की थी 1974 में, जरूर याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है। अगला देखिए, यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल का दर्जा खो देता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो है क्या है, वो एक तो राज्य का हो सकता है, राज्य का दल हो सकता है, और उसे चुनाव आयोग में मिलने वाली मुफ्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और क्या होगा उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? पेपर ट्रेल यूनिट होता है ना, वीवीपैट अपन ने देखा था ना। ये तीन घटक है, जरूर याद रखिएगा ईवीएम में। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और पेपर ट्रेल यूनिट। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, वीवीपैट का वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जरूर याद रखेंगे भाई। अगला है, भारत में चुनाव आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो चुनाव करवाने के लिए कानून वगैरह बना सकती है ना। नोटा, नोटा का विकल्प पहली बार किस राज्य के विधानसभा चुनाव में आया था? छत्तीसगढ़ में आया था नोटा सबसे पहले 2013 में। अगला है, यदि लोकसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो निर्वाचन आयोग किस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है? तो राजनीतिक दल के उस उम्मीदवार की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दे सकता है, और क्या अब हट जाएगा शायद, अब नया रूल आ रहा है ना, ऊपर देख चुके हैं अपन इसके बारे में। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद से संबंधित नहीं है? 324, 325, 26, ये तो है। 28 नहीं होगा, ठीक है। 28 क्या है? राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, जबकि अन्य तीन अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से सीधे संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? यह केवल सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार को जीत दिलाती है, बहुमत वाले को नहीं।
लोकप्रिय उम्मीदवार को जीत दिलाती है, बहुमत वाले को नहीं दिला पाती है। तो ये इसका सबसे देखिए व्याख्या इसकी देखिए, इस प्रणाली में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति जीतता है, भले ही उसे कुल वोटों का 50% से कम मिला हो, जिसमें बहुमत का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता। देखो समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। जैसे एक जगह पर 100 जो है एक जगह पर 100 वोटर हैं, ठीक है, 100 वोटर हैं। अब इसको जो है इस 100 वोटों में से 30% वोट मिल गए, 30% वोट मिल गए, ठीक है, और बाकी लोगों ने वोट नहीं डाला या अदर कैंडिडेट को वोट डाला, लेकिन 30% ही वोट मिल गए। तो इसको टोटल वोट का तो 50% भी नहीं मिला, लेकिन अधिक वोट इसको मिल गए। बाकी वाले को और जो है वोट बट गए हर जगह, या कुछ ने वोट नहीं डाला, लेकिन इसको 30% वोट मिले। लेकिन मतलब मेजर जो जनता है, 70% जनता तो इसको पसंद नहीं कर रही है ना, इस कैंडिडेट को। 30% ही जनता पसंद कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा वोट यही पाया, तो यही जो है जीत जाएगा ना। तो ये सबसे बड़ा खामी है, ठीक है। तो बाकी के जो है भले कुल जो है 50% से कम मिला हो, तो एक रूल आना चाहिए कम से कम 50% तो वोट तुम्हें मिले। बाकी कैंडिडेट्स को मिल गए सारे वोट, मतलब तुम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट के हिसाब से हमारे यहाँ जीतते हैं, ना कि परसेंट के हिसाब से। मतलब ये है क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारत में आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और व्यवहार उम्मीदवार के व्यवहार को विनियमित करना, है ना। वो वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं, लेकिन गाजा बाजा नहीं बजा सकते। अगला देखिए, भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बी एस रामा देवी, 1990 में देख चुके हैं अपन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों है ना, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अभी तो आप लोकसभा राज्य विधानसभा लिखा तो है। देखिए, चुनाव खर्च की सीमा को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है? तो उपरोक्त सभी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है, और क्या क्या करेगा? उम्मीदवार के खर्चे पर निगरानी, उम्मीदवार द्वारा खर्च का ऑडिट, ये सब करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के गठन और शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 324 देख चुके हैं अपन ऊपर। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ऊपर देख चुके हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की 6 साल 65 वर्ष, ऊपर देख चुके हैं। लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण कब लागू होगा? 2034 चुनाव के परिसीमन के बाद होगा, बता चुका हूं मैं आपको, है ना। 2026 के बाद पहली जनगणना, और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा, मतलब लगभग 2034 के बाद। अगला है, निर्वाचन आयोग किसकी सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है आता है, वो ऊपर देख चुके हैं अपन। अगला है, चुनावी बॉन्ड योजना के तहत किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो ए और सी दोनों होंगे। पारदर्शिता की कमी थी, भाई गुप्त टाइप से चंदा दे देते थे, और यह राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचा रहा था, है ना। अगला है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, देख चुके हैं अपन। पिंक बूथ की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य महिलाओं पर केंद्रित है, सारे के सारे देख लीजिएगा, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं छोटा थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, बाकी जो जहाँ पे डिटेलिंग की ज़रूरत है दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगला है निर्वाचन। देखिए, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ, टाइम इसीलिए लगा है, ये वीडियो लेट आया है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच शक्तियों में क्या अंतर होता है? दोनों की शक्तियां समान होती है मेरे भाई, लेकिन वो चीफ होता है, बस इतनी ही है बात है, ठीक है। देखिए, 93 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान कर दी गई, और वो फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बोल देगा वही होगा, उनकी शक्तियां समान होती हैं लगभग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का अर्ध न्यायिक कार्य होता है? अर्ध न्यायिक कार्य कौन सा चुनाव आयोग का? तो चुनाव चिन्ह पर विवादों का निपटारा करवाना, यही अर्ध न्यायिक न्याय है। बाकी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है। अगला देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उद्देश्य ये जो है चुनाव के संचालन और कदाचारों को नियंत्रित करना है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे इसका आंसर। अगला है, यदि कोई व्यक्ति चुनाव में फर्जी मतदान करता है तो निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है? उसे गिरफ्तार करवा सकता है, मतदान को रद्द कर सकता है, उस पर जुर्माना लग सकता है। तो बी और सी दोनों, तो मतदान रद्द कर सकता है और उस पर जुर्माना भी लग सकता है, ये जरूर याद रखेंगे। अभी इसी पर बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा है, ठीक। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग में पेड न्यूज़ की समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया है? तो एमसीएमसी लाया गया, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। अगला है, भारत में चुनाव शब्द की परिभाषा किस अधिनियम से? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से ली गई थी। इसकी धारा 2D जरूर याद रखिएगा, परिभाषा दी गई है इसकी। प्रॉक्सी वोटिंग की प्रणाली किसे दी गई है? सशस्त्र बल के कर्मियों को, इसके अलावा एनआरआईज को भी दी गई है।
वीवीपैट का उद्देश्य क्या होता है? वीवीपैट का उद्देश्य होता है ईवीएम के वोट की पुष्टि करना, मतलब जो वोट आप डालेंगे वो स्क्रीन पर शो होगा। देख चुके हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव करवाना। अगला है चुनाव से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? चुनाव संबंधित विवाद कौन कौन सुलझाता है? निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तीनों सुलझाते हैं, देख चुके हैं अपन ऊपर। अगला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव खर्च से संबंधित प्रावधान किस धारा में? धारा 77 में है, जरूर याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न है, याद रखना। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रश्न समझाने लायक नहीं है ज़्यादा। अब देखिए अगला, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊपर देख तो चुके हैं अपन ये सारे क्वेश्चन, है ना, फिर से आ रहे हैं। वेतन भत्ते जो है संसद तय करता है, ऊपर देख चुके हैं अपन, है ना। अगला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए जारी किए जाते हैं? उम्मीदवार के दलों को आचरण को विनियमित करने के लिए, ऊपर देख चुके हैं। पहले मतदाता पहचान पत्र 1994 में जारी किए गए थे। सार्वजनिक, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो किस समिति ने सार्वजनिक वित्त पोषण की सिफारिश की थी? इंद्रजीत गुप्ता समिति 1988 में आई थी, जिसने सार्वजनिक वित्त पोषण की सिफारिश की थी। देखिए व्याख्या इसकी, सार्वजनिक वित्त पोषण की सिफारिश की थी ताकि धन बल के प्रभाव को कम किया जा सके, मतलब जो पैसे से वोट खरीद लेते हैं उनकी शक्ति कम हो। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग की प्रमुख चुनौतियों में मतदाता सूची की त्रुटियां क्यों शामिल हैं? फर्जी मतदाता शामिल हो सकते हैं, ये योग्य मतदाताओं को बाहर कर सकता है, ये चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है, उपरोक्त सभी, ये सभी त्रुटियां शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है महिला जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा कार्यक्रम चलाता है? तो ये सभी कार्यक्रम चलाता है, देख चुके हैं अपन ऊपर, ठीक है। स्वीप भी चला रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, महिला नियंत्रण जो है केंद्र, पिंक बूथ, ये सब तो चला रहा है, देख चुके हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 330 और 332, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, जरूर याद रखना। ईवीएम के निर्माण में कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो ए और बी दोनों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ये संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निर्माण के लिए, जरूर याद रखेंगे। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में कौन सा निकाय सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय शामिल नहीं होता है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा तो ये सब शामिल होते हैं ना, राष्ट्रपति भी। अगला है प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध करा होता है? तो ये कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं इसमें उत्तर दिया है। प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए तो प्रॉक्सी वोटिंग होती है ना भाई। देखिए इसमें देखते हैं अपन क्या है। हालांकि सशस्त्र बलों के लिए तो है। वर्तमान में प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, हालांकि प्रॉक्सी वोटिंग का विचार चल रहा है। अगर ऑप्शन में देखो, देखो डिटेलिंग मैंने दिया हुआ है, अभी प्रॉक्सी वोटिंग का विचार चल रहा है ना। प्रवासी भारतीय जो है, नॉन एनआरआई जिनको कहते हैं, अभी सशस्त्र बलों के लिए है, लेकिन इनके लिए भी, इनको भी वोटिंग राइट देने के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का जो है व्यवस्था भी चल रही है। अगर ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं होता है तो आप प्रॉक्सी वोटिंग पर बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अगला है राजनीतिक का अपराधीकरण रोकने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका, तो ए और बी दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए और बी दोनों है, बिल्कुल। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करवाना, बिल्कुल, और राजनीतिक दलों से आपराधिक उम्मीदवार को ना उतारने की अपील करना, ये भी दो है, अपील ही करते रहना बस। अगला देखो, भारतीय मतदाताओं की बढ़ती संख्या किस बात का प्रतीक है? तो लोकतंत्र सशक्त, महिला साक्षरता में वृद्धि, राष्ट्रीय राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, ये तीनों हो रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है? तो उम्मीदवार के चुनाव पर प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो। अगला देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता थी? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, बिल्कुल याद रखेंगे। 33% आरक्षण रहेगा इसमें लोकसभा और विधानसभा में। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग क्या करता है? तो सभी करता है भाई, सभी। फ्लाइंग स्क्वाड, बैंक खाते की निगरानी, व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, ये सब करता है। अगला है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग किस अधिनियम के तहत तय करता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, मतदाता को जानने का अधिकार, राइट टू नो, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आया था? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, जरूर याद रखिएगा। राइट टू नो, अपने जो है मतदाताओं को जो है जानने का अधिकार आया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला है, साक्षरता दर का महिला मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, मतलब नहीं तो अपने पति के कहने में वोट दे देंगी, उनका भी तो सोच होता है ना भाई, उनकी भी तो अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है,
तो आपके क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा था अभी और क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन फाइनली ख़त्म हो गए हैं। वन शॉट के वीडियो था, बहुत ही शानदार वीडियो था और बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। मैं लास्ट में थोड़ा-सा फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था और मुझे आपका टाइम बचाना है, आपको फैक्ट देना है। इसको सब रिवाइज़ करिएगा वीडियो देखने के बाद। कहाँ से रिवाइज़ करेंगे? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आपको रिवाइज़ करना है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। आपको ऑथेंटिक लगा है कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिल रहा होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हाइप भी करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें पैसे नहीं मिलते, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो इसी तरह के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमसे। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थक भी गया हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।